हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, कैसे आप सब? चल रही है बड़ा जबरदस्त तरीके से? जी सर, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से चल रही है और इस बार जेआरएफ जरूर लेके रहेंगे, है ना। चलिए, तो आज जो है आपकी रिवीजन को और मजबूत करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था सर, पूरा का पूरा रिसर्च को रिवीजन करा था। आज हम लोग जो करने वाले हैं रिसर्च के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना। ये बात ध्यान में रखिएगा, सारे जो क्वेश्चंस है वो 2023 में आपके जो 2 एग्जाम हुए हैं उससे पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको जरूर करके जाइएगा, आपको डबल बेनिफिट होगा। ये बात ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए, तो आइए शुरुआत करते हैं किसकी, क्लास में चलते हैं और शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस का। नहीं, ज्यादा लेट ना करते हुए बिल्कुल शुरुआत करेंगे सर। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको कर लेना है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, जहां पे ये पीडीएफ मैं डाल देता हूं, है ना। उसके साथ साथ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, कर लीजिएगा उसके बाद नोटिफिकेशन ऑन, और जिससे क्या होगा, जिससे यूजीसी नेट की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और आपसे भाई साहब आपको पीएचडी से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन सारा इसमें मिल जाएगा। चलिए, उसके साथ साथ चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ रिसर्च 2022-23, ये दोनों का, ठीक है ना जी। जी सर, बिल्कुल। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कह रहा है? अ सैंपल ऑफ रिस्पोंडेंट विच इज अवेलेबल टू रिसर्चर्स, जो रिसर्चर्स के लिए अवेलेबल है वैसा सैंपल, ठीक है ना। सैंपल ऑफ रिस्पोंडेंट्स, ठीक है, विच इज अवेलेबल टू रिसर्चर्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सेस टू द रिस्पोंडेंट्स इज आइडेंटिफाइड एज। ध्यान समझिएगा, बोल रहा है कि कुछ ऐसा सैंपल, ठीक है, ठीक है, जो हम लेने जाते हैं, वो जो रिस्पोंडेंट्स है ना, उसका एक्सेस उसको इजीली से मिल जाता है, बहुत आसान तरीके से, विच इज अवेलेबल टू रिसर्चर, सबके लिए अवेलेबल है। तो जो चीज इजीली अवेलेबल है उसको हम क्या बोलते हैं सर? उसको हम बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग, मतलब इजी से कोई भी चीज मिल जाना। नहीं, एक्सेस है मतलब सारे रिस्पॉन्डेंट के लिए अवेलेबल है, तो दैट इज कॉल्ड, बोलते हैं क्या, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होता है जो भैया इक्वल चांस देता है सबको, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग। अगर कोटा सैंपलिंग की बात करें तो भैया एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि इतना ही आपको लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है, दैट इज कॉल्ड कोटा सैंपलिंग। और स्नोबॉल सैंपलिंग की बात करें तो वो होता है नेटवर्क सैंपलिंग भी इसको बोलते हैं, ऐसे ऐसे, है ना, कि लिंक एक दूसरे के साथ, लिंकअप के साथ जो सैंपलिंग आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल देखने के लिए आप दूसरे पे जाएंगे, है ना, जैसे चोर पुलिस वाला होता है ना, कि पुलिस लिंक क्या करती है, सीबीआई यहां से ये सुराग मिला, इसके थ्रू ये सुराग मिला, इसके थ्रू ये सुराग मिला, तो उसको बोला जाता है स्नोबॉल सैंपलिंग। और कन्वीनियंस सैंपलिंग वो सैंपलिंग होता है जो इजिली अवेलेबल होता है सारे रिसर्चर्स के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, कन्वीनियंस सैंपलिंग बोलते हैं। आइए नेक्स्ट चलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेप इन सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर। समझे, सबसे पहले ये समझिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता क्या है। देखिए, जब भी आप किसी भी रिसर्च पेपर लिखते हैं या थीसिस लिखते हैं या फिर आप कोई सिनॉप्सिस तैयार कर रहे होते हैं, तो वहां पे उस जिस टॉपिक को आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। जब आप टॉपिक पर्पस फाइंड आउट कर लेते हैं, तो पर्पस फाइंड आउट करने के साथ साथ आपको यह देखना होता है कि आपसे रिलेटेड कितने रिसर्चेज हुए हैं, आपसे नहीं, आपके टॉपिक से रिलेटेड कितने रिसर्चेज हुए हैं, कितने तरीके से लोगों ने अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखा है, और जिस एस्पेक्ट को आप नहीं देखा गया है उसी एस्पेक्ट्स को आप फाइंड आउट करते हैं, दैट इज रिसर्च गैप, वही हो जाता है। अब उससे रिलेटेड सारी चीजें आप जो पढ़ते हैं उसी को कहता है, उसी को कहा गया है लिटरेचर रिव्यू। और उसी में पूछा है कि क्या स्टेप्स है, तो सबसे पहले उसका स्टेप क्या हो जाएगा, क्या सर्च फॉर आर्किवल रिकॉर्ड्स? नहीं सर, आर्किवल रिकॉर्ड्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्या ही मतलब है उसको अभिलेख से, है ना, ये इसके लिए इसको कोई इसका लिए इसको सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो ए वाला सारा ऑप्शन हटा दीजिए पहले आप, ए वाला गया, ए वाला गया। अब सीओडी कॉमन है, तो सीओडी कॉमन है। पर्पस देखिए, कह रहा है डिफाइन द पर्पस, 100% सही है भैया, पर डिफाइन करना होगा पर्पस को। एक्सेस द एसेस द रिलेवेंस ऑफ सेलेक्टेड स्टडीज, बिल्कुल उसको एसेस करना होगा, असेसमेंट करना होगा कि जो हमने स्टडीज किया क्या रिलेवेंस है उसका, ये भी बिल्कुल सही है। और आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ स्टडी, और हर स्टडी की क्वालिटी को भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी आप रिसर्च गैप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये बी और सी और डी आंसर है। इंटरव्यू द ऑथर्स ऑफ विच स्टडी, भाई साहब क्यों करेंगे हर इंटरव्यू उसका ऑथर का, ऑथर के इंटरव्यू से कोई फायदा नहीं होगा, है ना, उससे इसका लिटरेचर रिव्यू का कोई मतलब नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी, सी और डी। चलिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्या कह रहा है, कह रहा है क्वांटिटेटिव रिसर्च लेज एम्फेसिस ऑन द जनरलिटी ऑफ फाइंडिंग्स। ये बात बिल्कुल सही है, क्या इसमें कोई गलत है सर? नहीं, इसमें कोई गलत नहीं है। चलिए, उसके बाद करें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डज नॉट जनरेट ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, ऐसा है क्या सर? बिल्कुल भी गलत बात है ये, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ट्रू और सेकंड फॉल्स हो जाएगा। चलिए, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर
4 पे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, आइएगा देखते हैं, है ना। आइए, कह रहा है इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग it is not necessary that all the members of population have an equal opportunity to be the part of the sample। बोल रहा है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि हर सैंपल को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है। भाई साहब यही तो होता है ये क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, प्रोबेबिलिटी का मतलब ही हो गया कि भाई इक्वल चांस, है ना। तो यहाँ पे ये बात स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड इज नॉट अ फिक्स्ड और प्री डिफाइंड सिलेक्शन प्रोसेस। ये बात भी बिल्कुल सही है, प्री डिफाइंड सिलेक्शन प्रोसेस तो नहीं होता है। हाँ इजी थोड़ा जरूर होता है लेकिन प्री डिफाइंड नहीं होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट गलत हो गया लेकिन दूसरा सही हो गया, तो आ गया 4 नंबर पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग रिसर्च कंपोनेंट इन द सीक्वेंस। तो भैया रिसर्च के कंपोनेंट्स को आपको क्या करना है, सीक्वेंस में लाना है। तो सबसे पहले रिसर्च प्लान करते हैं, नहीं सर, सबसे पहले आप रिसर्च क्वेश्चन को देखते हैं। क्या करते हैं, रिसर्च क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद फिर आप डेटा कलेक्ट करते हैं, है ना। डेटा कलेक्ट करने के बाद आप एक मिनट सबसे प्रिपेयर करते हैं, प्लान करते हैं, सॉरी रिसर्च करने के बाद रिसर्च का क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद आप प्लान करते हैं ना, रिसर्च प्लान करते हैं, उस बेसिस पर फिर डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद आप फिर एनालाइज करते हो और तब जाके किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, यानी कि DABEC, यानी कि सेकंड नंबर आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इन द डेटा सेट एनी एक्सट्रीम वैल्यू आइदर वेरी लार्ज और स्मॉल कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द डेटा इज सेड टू बी। देखो यार डेटा सेट में किसी भी चरण मान को मतलब एक्सट्रीम या लो के है ना, उसको कंपैरिजन करने को क्या क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं आउटलायर। उसको क्या कहते हैं, आउटलायर बोलते हैं। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इन ऑनलाइन सर्वे, जब आप ऑनलाइन सर्वे करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सैम्पलिंग इश्यूज, क्या क्या सैम्पलिंग में इश्यू आता है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, पीपल इन हाउस होल्ड यूज द सेम कंप्यूटर एज लॉन्ग दे हैव एक्सेस टू ओनली वन। ये बात बिल्कुल सही है कि आपको क्या होता है, जो गांव में लोग होते हैं या फिर हाउस होल्ड होते हैं उसके पास एक ही कंप्यूटर होता है और वो एक ही एक्सेस कर सकते हैं एक टाइम में। तो ये दिक्कत आती है, बिल्कुल दिक्कत आती है। मैनी रिस्पॉन्डेंट्स हैव मैनी मल्टीपल ईमेल आईडीज, ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे रिस्पॉन्डेंट का अलग अलग मल्टीपल आईडीज भी होता है, तो ये भी सही है। इंटरनेट यूजर कॉन्स्टिट्यूट बाइस्ड, ये गलत है, मतलब ये पूछा है कि कौन सा प्रॉब्लम आता है, तो ये प्रॉब्लम आती है ना, ये सारा चीज है। कह रहा है इंटरनेट यूजर्स कॉन्स्टिट्यूट अ बायस्ड सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन। हाँ ये इंटरनेट यूजर अगर जो है वो बायस सैंपल लेते हैं, पक्षपात करते हैं, मतलब कहीं भी कोई भी पॉपुलेशन उठा के ये डाल देते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम आता है कि आपको बायस्ड मिलता है, इसमें मतलब बायस फ्री नहीं होता है। तो कह रहा है डी सैम्पलिंग फ्रेम फॉर ऑनलाइन सर्वे आर चीप। तो चीप है तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन सर्वे, ऐसा भी कोई बात नहीं है। तो ए बी और सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इफ वी एक्सेप्ट अ हाइपोथेसिस when it should be rejected we say type 1 error has been made। ऐसा थोड़ी है, टाइप 1 एरर बोलते हैं जब हम राइट चीज को रिजेक्ट कर देते हैं, राइट को रिजेक्ट कर दिए तो ये हो गया टाइप 1 एरर, और रॉन्ग को एक्सेप्ट कर लिए तो ये हो गया टाइप 2 एरर, है ना। तो यहाँ क्या बोला कि when it should be rejected, जब रिजेक्ट होना चाहिए था उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लिए, मतलब रॉन्ग को एक्सेप्ट कर लिए, रॉन्ग को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये टाइप 2 एरर है, तो ये तो टाइप 1 एरर नहीं हुआ। ये देखिएगा if we reject a hypothesis when it should be accepted, भाई साहब जब एक्सेप्ट करना चाहिए था यानी कि ट्रू को हमने क्या किया, ये राइट को रिजेक्ट कर दिया, है ना, राइट को रिजेक्ट कर दिया, तो ये होना चाहिए था टाइप 1 एरर, ये हो गया टाइप 2। नालायक दोनों उल्लू बनाया, ये इसका है और ये इसका स्टेटमेंट है। टाइप 1 एरर ये नहीं है, ये टाइप 2 है और ये टाइप 1 है, ठीक है। चलो तो अब ये क्या है, दोनों का दोनों स्टेटमेंट गलत है, यानी कि दूसरा नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर आर यूज्ड फॉर चेकिंग प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म चेक करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आता है, तो भाई साहब इसके लिए टर्निटिन का यूज सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद ईव्यू और क्वेडेक्स। सर स्कोपस तो ये इंडेक्सेशन के लिए और डॉक्यूमेंट तो होगा नहीं, तो ए बी और ई होगा, कहां है, सॉरी ए बी और एक मिनट टर्निटन डॉक्यूमेंट, नहीं इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत दिया हुआ है, इसको सही कर लेना यार, ए बी ई होना चाहिए, ई व्यू, है ना।
ए डी ई कोई टेक्स्ट होता है ये, चलो इसके हिसाब से ए डी ई कर लो, है ना, क्योंकि अगर आपका ए और ई सही है तो ए ई के साथ देख लो आपका डी ही है। तो ऐसा कभी कभी एग्जाम में आता है कि दो क्वेश्चन रहता है, तीसरा नहीं भी होगा तो आपको वही मारना चाहिए, इसीलिए ए डी ई ऑप्शन ही सही कर लो, ठीक है, यहाँ पे देख लो। चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड टू मेजर रिलायबिलिटी इन रिसर्च। भाई साहब रिलायबिलिटी रिसर्च, देखो रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंट रिजल्ट। अगर आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो और उस पे एक जैसा रिसर्च हर बार, एक जैसा रिजल्ट हर बार आ रहा है, उसको हम कहते हैं रिलायबिलिटी, रिलायबल है। अब उसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं तो अलग अलग होता है, बहुत सारे रिलायबिलिटी के टाइप्स हैं। टेस्ट रिटेस्ट है, स्प्लिट हाफ है, इंटररेटर है, जजमेंटल नहीं है और चेन रेफरल नहीं है। तो बी सी डी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सी और डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, टी टेस्ट आर एप्रोप्रिएट ओनली व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर मेजर्ड बीइंग मेजर्ड आर कंडीशनड। तो टी टेस्ट क्या कह रहा है कि एप्रोप्रिएट होगा तब जब डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होगा, मेजर्ड होगा, वो कॉन्टिन्यूअस में होगा। तो भैया कॉन्टिन्यूअस के लिए टी टेस्ट किसके लिए होता है सर, पैरामीट्रिक टेस्ट बोलते हैं इसको, पैरामीट्रिक टेस्ट। कॉन्टिन्यूअस बिल्कुल सही है क्योंकि इंटरवल और रेशियो यहाँ पे होता है, बिल्कुल सही है। कह रहा है chi-square टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अलाउड टू टेस्ट हाइपोथेसिस बोथ कॉन्टिन्यूअस एंड ऑर्डिनल। नहीं सर, ऑर्डिनल डेटा के लिए होगा लेकिन कॉन्टिन्यूअस के लिए नहीं होगा। कॉन्टिन्यूअस के लिए टी टेस्ट है जो पैरामीट्रिक टेस्ट है, और chi-square जो है वो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में कंसीडर किया जाता है। तो ये इसका गलत होगा, दूसरा गलत, पहला सही। आइए फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स। ये देखिए क्या बोल रहा है, chi-square test or comparable non-parametric test is required to test the hypothesis regarding the distribution of categorical variable। categorical variable के लिए इसको टेस्ट किया जाता है, इसलिए इसमें इसका continuous का कोई रोल नहीं है। और ये क्या बोला, categories such as animals और countries can be nominal और ordinal, ना कि आपका continuous हो सकता है। चलिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान दीजिएगा। कह रहा है a student submit PhD थीसिस सबमिट कर रहा है एक स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी में। upon scrutiny के बेस पर it is found that his or her thesis has a similarity content of 35%। 35% सिमिलरिटी आ गया कंटेंट का, मतलब चोरी 35% चोरी किया इसने। this would be which of the following categories of plagiarism according to the UGC regulation। तो प्लेगरिज्म के अंदर ये आ जाएगा लेवल 1 में, क्योंकि 0 से 10%, 0 से 10% तक, ये देखो यहाँ देखो 0 से 10% तक आ जाता है, 0 लेवल 0, 0 से 10 से 40 तक आ जाता है लेवल 1, लेवल 2 में होता है 40 से 60, और लेवल 3 हो जाता है 60% से अब, मतलब इसको पूरा चोर बोला जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा था पार्ट ऑफ द रिसर्च पेपर दैट गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ द फील्ड टू बी इन्वेस्टिगेट्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स हाइपोथेसिस अबाउट द रिसर्च आउटकम इज कॉल्ड। सर इसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मतलब सार कहलाता है। ओवरऑल जब हम पेपर लिखते हैं ना तो पेपर में एब्स्ट्रैक्ट डालते हैं, पूरा पेपर लिखने के बाद तो उसमें हम बता देते हैं सारा चीज कि भैया पेपर में क्या है, ओवरऑल क्या चीज है, क्या है, ये सारा चीज हम एब्स्ट्रैक्ट में बता देते हैं, तो इसको सार बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। कह रहा स्टडी विच अ ग्रुप पार्टिसिपेशन इज ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेफर्स टू, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शनल में फर्क समझिए। क्रॉस सेक्शनल जो होता है वन टाइम डेटा कलेक्शन होता है, ठीक है, एक बार में एक ही टाइम में डेटा कलेक्शन सारा हो जाएगा। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल होता है वो एक ऑब्जर्वेशन पर बहुत सारे टाइम पे देखेगा। जैसे मान लो 20 लोग का ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो 20 लोग का आज किया, फिर 10 दिन बाद किया, फिर अलग किया, एक साल के अंदर 50 बार उसका ये कर लेगा, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। चलिए ये देखिए क्या बोला, a design which has investigators study the same people for the same population but as different individuals over time। तो सेम पीपल सेम ये रहेगा लेकिन अलग अलग टाइम पे रहेगा, ठीक है ना। क्रॉस सेक्शनल बोलते हैं वन टाइम डेटा कलेक्शन, क्या बोलते हैं, वन टाइम डेटा कलेक्शन। चलो इसलिए इसका आंसर लॉन्गिट्यूडनल होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, इन द केस ऑफ क्वालिटेटिव फेनोमेना का अगर हम बात करें, वी हैव डेटा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एन एट्रीब्यूट और मोर देन वन एट्रीब्यूट। ये बात बिल्कुल सही है, गुण की बात कर रहा है ये, तो दोनों का मतलब ये क्या ये बिल्कुल सही बात बोला, एट्रीब्यूट भी होगा और मोर देन एट्रीब्यूट भी होगा। स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करें, विद सच डेटा एज मेंशन स्टेटमेंट 1 अबाउट, उस डेटा के साथ अब जो मेंशन किया गया है, मतलब इसकी बात कर रहा है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में टेक द फॉर्म ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल बात सही है। बाइनोमियल भी सक्सेस फेलियर की बात करता है जो बेस्ट क्वालिटी पे होता है ना, ये बात बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। आइए ये देखिए बाइनोमियल किसकी बात कर रहा है, सक्सेस और फेलियर की, ठीक है ना। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन स्टैट्स में है ना, वहां पे
इसको बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। यहाँ पे सक्सेस और फेलियर की बात की जाती है कि कोई इवेंट कितना सक्सेस और कितना फेलियर है। ठीक है जी, चलिए इससे ज्यादा अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। कह रहा है रिसर्चर वांट्स टू सेलेक्ट अ सैंपल, एक सैंपल सेलेक्ट करना चाहता है फ्रॉम अ पॉपुलेशन सच दैट ईच मेंबर इन द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हैज अ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन द सैंपल, सो द रिसर्चर इज फॉलोइंग। अब भाई साहब जब इक्वल चांस की बात हो जाए ना तो वहां रैंडम सैंपलिंग आएगा, जिसको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? रैंडम सैंपलिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 17 की बात करें, कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिब्लियोग्राफीज एंड फुटनोट्स द रिसर्चर्स समटाइम्स यूज द एब्रिविएशन, ये एब्रिविएशन टीआर यूज किया जाता है ट्रांसलेटेड के लिए, कि हमने यहां से ट्रांसलेट किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कह रहा है पैरामेट्रिक टेस्ट कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑर्डिनल और नॉमिनल स्केल। पैरामेट्रिक टेस्ट सर कंटिन्यूअस डेटा के लिए होता है, तो ये इंटरवल और रेशियो के लिए होता है। किसके लिए होता है? इंटरवल और रेशियो के लिए होता है। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहा है। पैरामेट्रिक टेस्ट डू नॉट सपोज एनी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंसीक्वेंट अजम्पशंस। क्या बात कर रहे हो सर? ये करता है तो डू नॉट कर रहा है, पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं इसमें, है ना, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है ना पैरामेट्रिक टेस्ट। बिल्कुल सर, तो ये गलत हो गया, तो पहला सही दूसरा गलत है। चलिए ये देखिए पैरामेट्रिक टेस्ट वो होता है जो किसी पैरामीटर के तहत होता है ना। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बोलते हैं जहां पे रिसर्चर्स को कोई नॉलेज नहीं होता अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर, और यहाँ पे रिसर्चर्स को नॉलेज होता है। ये देखिए कंप्लीटली नोन है ना, और यहाँ अननोन है। ये जो है मीन और ये मीडियन के लिए वेरिएबल्स, और ये एट्रीब्यूट यहाँ पियर्सन और स्पेस में का रैंक कोरिलेशन लगता है। बस इतना ही देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। कह रहा वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ द ऑनलाइन सर्वे बेस्ड रिसर्च इज, तो ऑनलाइन सर्वे बेस्ड रिसर्च का जो मेन पर्पस है ना, वो क्या है बताते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर ये देखिए 19 में क्या बोल रहा है कि वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ द ऑनलाइन सर्वे बेस्ड रिसर्च इज, क्या है? लेसनेड एथिकल रिक्वायरमेंट। सर ऐसा नहीं है, कम नैतिक आवश्यकताएं की जरूरत नहीं है इसमें। आपको नैतिक क्या बोलते हैं, नैतिकता की जरूरत हर जगह होती है। कह रहा रिड्यूस नीड टू प्रोवाइड डीब्रीफिंग एंड क्लैरिफिकेशन टू द पार्टिसिपेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्विस। रिड्यूस्ड नीड नहीं, ऐसा नहीं, सर्वेक्षण पूरा होने के बाद डीब्रीफिंग करने की जरूरत है, ऐसा नहीं कम हो गया, तो ये भी नहीं होगा। कह रहा है पार्टिसिपेंट कैन डिसकंटिन्यू इफ दे फील कंफर्टेबल। हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि जो उसके पार्टिसिपेंट्स हैं रिसर्च करने के टाइम में, ऑनलाइन सर्वे के टाइम में, वो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं अगर उसको अनकंफर्टेबल फील हुआ किसी भी सर्वे के स्टेज में। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, यही है आपका ये चीज। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? द रिक्वायरमेंट इन रिसर्च that specifies that the researcher must notify participant about the nature of the participation research and risk or any risk involved is not, इसको बोलते हैं informed consent। जब भी आप कोई रिसर्च करने जा रहे हो और अगर आप किसी पार्टिसिपेंट को लेके जा रहे हो अपने साथ, तो उसको ये बात पता होना चाहिए कि कितना रिस्क है उस काम में और आप क्या चीज करने जा रहे हो। तो इसको कहा जाता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, और यहीं पे रिस्क और बेनिफिट रेशियो देखा जाता है कि रिस्क कितना और बेनिफिट कितना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट। चलो नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? कह रहा है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया गया, देखो क्या क्या है। कह रहा है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर ऑफन मोर एफिशिएंट कंपेयर टू द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस और पैरामेट्रिक टेस्ट। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर मोर एफिशिएंट, नहीं सर ये तो गलत बात है, पहला तो नहीं होगा। कह रहा है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कैन बी एप्लीकेबल टू द ऑर्डिनल नॉर्म। हाँ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि इंटरवल और रेशियो किसके लिए? पैरामेट्रिक के लिए, तो ये बात बिल्कुल सही है। चलिए पहला गलत दूसरा सही, 4 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है इथिकल वायलेशंस अकर व्हेन द रिसर्चर्स एंगेज इन प्लेगरिज्म और फॉल्सिफाइंग डेटा। तो इथिकल वायलेशंस क्या बोल रहा है? अकर करता है जहां रिसर्चर एंगेज करते हैं प्लेगरिज्म में और फॉल्सिफाइंग डेटा। बिल्कुल सही है, इसमें गलत क्या है भाई? बिल्कुल सही है ना। चलो कह रहा है रिसर्चर्स कैन नॉट साइट अ वेल नोन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। क्या ही नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, विदाउट प्रोवाइडिंग साइटेशन। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, साइटेशन देना पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज इट विल टर्म अनएथिकल। अनएथिकल वाली कोई बात नहीं है, इसको तो चोरी बोलेंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो पहला सही और दूसरा गलत, यानी कि 3rd नंबर। चलो कह रहा है एन अप्रोच टू रिसर्च in which the investigator creates an environment similar to one of interest in order to study the behaviors in a realistic way is called, क्या बोलते हैं भाई साहब? देखो जब भी आप कोई अप्रोच अपनाते हैं जहां पे सिमिलर पैटर्न लगाना होता है जैसा आप रिसर्च में करना आएंगे या किसी भी जगह पे करेंगे, उसको बोलते हैं सिमुलेशन टेक्निक। क्या बोलते हैं? सिमुलेशन टेक्निक बोला जाता है।
चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, आइडेंटिफाई द रूल्स दैट यू वुड फॉलो व्हाइल डिजाइनिंग क्वेश्चन ऑफ फॉर अ क्वेश्चनर। तो भैया कुछ कुछ रूल्स हैं जब आप क्वेश्चनर बनाते हो तो उसके लिए क्या क्या रूल्स है वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बोला अवॉइड एम्बिगुअस टर्म्स इन क्वेश्चंस, बिल्कुल सही बात है। एम्बिगुअस टर्म्स जो होंगे उसको मतलब जो अस्पष्ट होगा उसको हम ये हटा देंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस अवॉइड कर देंगे। आस्क समथिंग लीडिंग क्वेश्चंस, ये इसको अवॉइड करने की जरूरत नहीं, मतलब ये नहीं होना चाहिए। अवॉइड डबल बैरल क्वेश्चन, बिल्कुल डबल बैरल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अवॉइड वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, क्या बात कर रहे हो सर, ये तो होना चाहिए। चलो तो ये नहीं होगा। ए बी और डी ये चीज को आपको फॉलो करना है ना। क्वेश्चन स्पेसिफिक हो, ध्यान में रहना है। बाकी ए बी डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सारे चीज को आपको अवॉइड करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। 25 क्या कह रहा है, a sampling technique in which initially sampled respondent contact and recruit other in the social network of for participation in the research is called, सर इसको स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं। कि पहले कोई चीज आपको क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा, फिर उसके थ्रू कहीं और जाएगा, फिर उसके थ्रू कहीं और जाएगा और एक नेटवर्क क्रिएट कर लेगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। क्या बोलते हैं, स्नोबॉल सैंपलिंग। चलो उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ए रिसर्च पेपर इन द एपीए स्टाइल। अगर हम एपीए, देखो रिसर्च में बहुत सारे स्टाइल होते हैं लेकिन दो फेमस है, एपीए और एमएलए। एपीए और एमएलए की अगर हम बात करें तो यहाँ एपीए फॉर्मेट पूछा है, तो एपीए फॉर्मेट बोला है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट, उसके बाद क्या करेंगे रेफरेंस, उसके बाद क्या करेंगे टेबल और तब जाके फिगर, यानी कि बी सी ए और डी की बात बोला। चलो ये हो गया 26। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है, 27 व्हेन ए रिसर्चर हैज नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स। पूरा कंट्रोल रिसर्चर के पास वेरिएबल्स पे कंट्रोल नहीं हो, सी कैन ओनली रिपोर्ट व्हाट हैज हैपेंड और व्हाट इज हैपनिंग। तो इसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, जहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट आप नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑलरेडी हैपेंड हो चुका होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जहां मैनिपुलेट किया जा सके उसको हम कहते हैं आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, उसके बाद है 28 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स मेनली टू द इश्यू ऑफ कैजुअलिटी। तो भैया इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैजुअलिटी की अगर बात करें तो ये हो जाता है इंटरनल वैलिडिटी। इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल वैलिडिटी। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है अ सैंपलिंग टेक्निक इन विच यूनिट्स आर रैंडमली सैंपल्ड फ्रॉम अ पॉपुलेशन दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज। देखो इसको अगर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफाइड। देखो इसमें ये होता था ना, मान लो बहुत सारा ऐसे ऐसे और ऐसे तीन तरीके के लोग हैं, कहाँ कभी यहाँ है, कभी ऐसे है, कभी ऐसे है, कभी ऐसे है, कभी गोल है, कभी वन ऐसे है। तो इसको तीन कैटेगरी बना देंगे हम, क्या करेंगे, तीन कैटेगरी बना देंगे और तीनों में से फिर कुछ कुछ डेटा इक्वल भाग में ले लेंगे। इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं, कह रहा है डीब्रीफिंग इन्वॉल्व्स रिवीलिंग द पर्पस, है ना, ऑफ द रिसर्च टू द पार्टिसिपेंट। बिल्कुल सही बात है कि डीब्रीफिंग का मतलब होता है कि रिवील कर दे रहे हैं आप अपना पर्पस पार्टिसिपेंट के लिए, इसको डीब्रीफिंग कहते हैं। डीब्रीफिंग ऑफ द पार्टिसिपेंट टेक प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टडी। ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि बिगिनिंग में हो, कभी भी कर सकते हैं आप। तो ये स्टेटमेंट तो सही है और ये गलत, तो पहला सही दूसरा गलत। आइए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, अप्लाइड रिसर्च इज कंसर्न्ड विद द जनरलाइजेशन एंड द फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी। ऐसा है क्या है? ये तो भाई साहब फंडामेंटल रिसर्च का बात कर रहा है, क्योंकि जनरलाइजेशन ऑफ थ्योरी वही कहते हैं और फॉर्मुलेशन ऑफ है ना एडिशन ऑफ नॉलेज। दूसरा स्टेटमेंट 2 देखते हैं, ये गलत है। कह रहा है फंडामेंटल रिसर्च एम्स एट फाइंडिंग अ सॉल्यूशन ऑफ फॉर ए इमीडिएट प्रॉब्लम अफेक्टिंग सोसाइटी। नालायक दोनों अदल बदल कर दिया, ये है आपका अप्लाइड और ये है फंडामेंटल, ठीक है। चलो उल्टा बोल रहा हूं मैं, ये है आपका आपका फंडामेंटल और ये है अप्लाइड, है ना, दोनों का गलत है, ये दोनों का दोनों गलत हो जाएगा। चलो गलत, आई मीन ये सही है, ऑप्शन 2 सही। चलो क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है व्हेन द सेट ऑफ पॉसिबल आंसर्स टू सेलेक्ट ऑफ फॉर अ क्वेश्चन इज गिवन टू अ रिस्पोंडेंट इट इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी इसको बोलते हैं आपको फिक्स चॉइस क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, फिक्स चॉइस क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड मेजर टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन। मेजर टाइप ऑफ क्वालिटेटिव, नॉन पर्पसिव,
हटा दो पहले, पर्पस होता है क्वालिटेटिव रिसर्च का, तो ए वाले हट गए सब, ए आंसर हो गया, बी सी डी ई सारा कॉजेज एंड कंसिक्वेंस होते हैं, प्रेडिक्टिव होता है, इवैल्यूएटिव होता है और डिस्क्रिप्टिव होता है, ये सारा का सारा क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। चलो आंसर हो गया। दूसरा कह रहा है, आई मीन 34 कह रहा है कि भैया टाइम एंड कॉस्ट आर नॉट रिलेवेंट इन डिटरमाइनिंग द सैंपल साइज। क्या बात कर रहे हो सर, टाइम एंड कॉस्ट सबसे ज्यादा रिलेवेंट होता है। अगर टाइम है तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करो, कॉस्ट पैसा भी लगेगा, एंड उसके बाद क्या बोल रहा है, यूनिट नॉन रिस्पॉन्स एंड आइटम नॉन रिस्पॉन्स डू नॉट मैटर इन डिसाइडिंग द सैंपलिंग एरर। क्या बात कर रहे हो सर, दोनों रिस्पॉन्स करता है, तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत लिखा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। चलो क्वेश्चन नंबर 35 में आइए, when consistency of data is measured at different point of time, अगर different point of time पे है तो इसको बोलते हैं टेस्ट रिटेस्ट, मतलब सेम रिसर्चर हो, ठीक है, सेम ये चीज हो लेकिन डिफरेंट अलग अलग पॉइंट्स पे हो तो उसको टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी कहा जाता है। चलो कह रहा है चेंज ऑफ बिहेवियर इन द पीपल के बिहेवियर में चेंज आफ्टर दे कम टू नो दे आर पार्टिसिपेटिंग इन रिसर्च। अगर कोई बिहेवियर में चेंज करता है अपने पार्टिसिपेंट बनने के बाद रिसर्च में, ठीक है, रिसर्च प्रोजेक्ट में, टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो दैट डू नॉट हैव द वैलिडिटी, नॉन जो वो वैलिडिटी नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाथोरने इफेक्ट बोला जाता है, अल्टर मायो के द्वारा इफेक्ट दिया गया नहीं जी। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िए, कह रहा है द रिसर्च इज डन टू फाइंड आउट बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड बाय एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड एंड अदर मटेरियल, इसको बोलते हैं आर्काइवल रिसर्च। क्या बोलते हैं, आर्काइवल रिसर्च, मतलब पुराने डेटा के बेस पर जो मटेरियल्स है उसके बेस पर आप रिसर्च को क्या कहते हैं, फाइंड आउट करते हैं बिहेवियर्स को, तो उसको आर्काइवल रिसर्च बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है इफ द ड्रेस ऑफ ए पर्सन डज नॉट रिफ्लेक्ट और प्रिडिक्ट हिज वोटिंग बिहेवियर द अजम्पशन, भाई साहब एक पर्सन ड्रेस कर रहा है, उसका प्रिडिक्शन वोटिंग बिहेवियर से करना, कहां तक कोई रिलेशन है, किसी भी तरीके से कोई रिलेशन है, तो इसको बोलते हैं जीरो कोरिलेशन। क्या बोलेंगे, जीरो कोरिलेशन। चलो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ वेब बेस्ड रिसर्च। क्या है वेब बेस्ड रिसर्च का, ये देखते हैं। कह रहा है इट सेव्स टाइम, बिल्कुल सेव करता है टाइम को, हाँ तो ये तो पहला सही है, तो ए जिसमें नहीं है उसको हटा दो, ये गया ये गया। अब ए बी सी और डी की बात है, तो नेक्स्ट देख लो, द पार्टिसिपेंट कैन एंगेज द टास्क एट हिज कन्वीनियंस, हाँ बिल्कुल बात सही, ये भी बात बिल्कुल सही है, तो ये भी सही है, तो ए और बी किसमें है, ये है, तो सी होगा ही। द डेटा कलेक्शन इज ऑटोमेटिक एंड एक्यूरेट, तो ए बी सी इसका आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं, क्या कह रहा है, सर्वे रिसर्च हैज द एडवांटेज ऑफ सैंपलिंग a large number of respondent who are selected for research, तो बिल्कुल बात सही है, सर्वे रिसर्च का ये एडवांटेज है कि वहां लार्ज नंबर ऑफ क्या है रिस्पोंडेंट्स का सेलेक्ट कर सकते हैं आप, ये बिल्कुल सही बात है। कह रहा है रिसर्चर टू एडमिनिस्टर देयर ऑन सर्वेज, रिसर्चर को अपना ऑन सर्वेज एडमिनिस्टर करना है, सर्वे डू नॉट हैव मेनी ऑप्शंस। क्या बात करो यार, यहाँ पे मेनी ऑप्शंस तो ही तो है, बहुत ज्यादा होता है जब आप ऑन सर्वे कर रहे हो, तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है ना, ऑप्शन एक्सेप्ट टू डू इट देमसेल्व्स, खुद से करने के अलावा बहुत सारा ऑप्शन नहीं है, नहीं इसमें ऑप्शंस होते हैं, तो ये गलत हो गया, पहला सही दूसरा गलत। चलो क्वेश्चन नंबर 41 में आइए, ध्यान दीजिएगा। चलिए कह रहा सैंपलिंग वेयर each member of population cannot be chosen more than once is called sampling with replacement। क्या बात कर रहे हो यार, बोल रहा है मोर देन वंस को चूज नहीं करना है, पॉपुलेशन कैन नॉट बी चूजन, मतलब एक बार चुन लिए तो उसको दोबारा नहीं चुनना है, तो उसको बोलते हैं सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, दोबारा चुनना ही नहीं है, लेकिन ये यहाँ गलत है। अब कह रहा है सैंपलिंग वेयर ईच मेंबर ऑफ पॉपुलेशन में बी चूजन मोर देन वंस इज कॉल्ड सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। बताओ एक बार से ज्यादा बार चुन लोगे तो सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट होगा या सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट होगा। एक बार यहां बहुत सारा सैंपल है, हमने क्या किया, इसको निकाल लिया और इसको हटा दिए, तो ये क्या हुआ, विद रिप्लेसमेंट की विदाउट रिप्लेसमेंट, तो भैया यहाँ रिप्लेस कहाँ किए, इसको हम हटा ही दिए पूरा, तो इसको होगा विदाउट रिप्लेसमेंट, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, एक दूसरे का, ये वाला ये है और ये वाला ये, इसको बोलते हैं इस ये वाला चीज देख रहे हो, इसको बोलते हैं सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट और इसको बोलते हैं सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट। जो चीज एक बार आके फिर उसमें ऐड हो गया, सैंपल विद रिप्लेसमेंट, ठीक है, और जो ऐड नहीं हुआ विदाउट रिप्लेसमेंट, खत्म बात, यानी कि दोनों का दोनों गलत है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है इन इंडिया कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड ethics care has been established by UGC to prepare and maintain lists of quality research journals। ये बात बिल्कुल सही, UGC केयर इसी के लिए है। गाइडेंस डॉक्यूमेंट गुड एकेडमिक रिसर्च प्रैक्टिसेस 2020 हैज बीन पब्लिश्ड बाय केयर, नहीं ये बात बिल्कुल गलत है। चलो थर्ड नंबर आइए,
क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। कह रहा है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला कह रहा है स्नोबॉल सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। क्या बात करो सर, स्नोबॉल सैम्पलिंग है नहीं, ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग का, तो ये तो गलत है। स्नोबॉल सैम्पलिंग इज हेल्पफुल व्हेन पार्टिसिपेंट बिलोंग टू हार्ड टू रिच ग्रुप। हाँ ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो पहला गलत, दूसरा सही, यानी कि 4th नंबर। चलिए आइए 44 में कह रहा है इन द केस ऑफ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूनेस का मतलब देखो, ये स्क्यूनेस का क्वेश्चन है, स्क्यूनेस का मतलब होता है विषमता, ठीक है। तो विषमता, अगर आप बोला कि नेगेटिवली स्क्यूड मतलब मीन छोटा होगा, क्या होगा, मीन छोटा होगा, मीडियन उससे बड़ा और मोड सबसे बड़ा। जब नेगेटिव की बात करें तो मीन छोटा, जब पॉजिटिव की बात करें तो मीन सबसे बड़ा। तो देखो मीन छोटा कहाँ है, ये छोटा है, ये छोटा है, लेकिन उसके बाद यहाँ मोड है, तो मोड वाला नहीं होगा, मीडियन वाला होगा। पहले मीन, फिर मीडियन, फिर मोड, याद रखिएगा इसके लिए। चलिए अब है कह रहे रिसर्चर्स while writing manuscripts often use the abbreviation ETL। ETL का मतलब होता है रेफरिंग अदर्स, यानी कि एंड अदर्स, ठीक है। चलो उसके बाद है 46 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस। अरे भाई साहब रिसर्च प्रोसेस की बात कर रहा है, तो सबसे पहले क्या करेगा, हम रिसर्च का प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले 1 नंबर, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद हम जो है वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, उस बेसिस पर हम रिसर्च डिजाइन तैयार, नहीं उसके बाद फॉर्मूला हाइपोथेसिस भी तो है, हाइपोथेसिस करते हैं, उसके बेसिस पर आप करते हैं रिसर्च डिजाइन और फाइनली कलेक्टिंग ऑफ डेटा। देखो यार ये रिसर्च का जो हाइपोथेसिस है, कल मैंने बताया था आपको कि इसका ना सीक्वेंस कहीं से भी कुछ भी दे देगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि भैया पहले क्या पहले क्या, ये थोड़ा समझ के बनाने वाला चीज है, तो इसलिए पहले सी था, CABED, यानी कि 3rd नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है सपोज द रिसर्चर्स क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ नेम्स। क्या बोला कि एक लिस्ट, नेम का लिस्ट क्रिएट करता है, एवरीबॉडी इन अ पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड सेलेक्टेड एवरी 10th नेम इन द ऑर्डर टू गेट। भाई साहब ऑर्डर की बात कर रहा है और हर 10वां की बात कर रहा है, तो सिस्टमैटिक सैंपलिंग होगा। क्या होगा, सिस्टमैटिक, क्योंकि ये सिस्टमैटिक सैंपलिंग ऑर्डर में ही आता है। एक यहां से उठाया, दूसरा यहां, तीसरा यहीं से उठाएंगे, चौथा मतलब कहीं जहां तहां से उठाने वाली बात नहीं है। चले क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। कह रहा है अनोवा इज एसेंशियली अ प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग द डिफरेंस अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ डाटा होमोजेनिटी। बिल्कुल सही है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बोलते हैं और वेरिएंस डिफरेंस ही बताता है? बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है यूजिंग अनोवा वन कैन ड्रॉ द इन्फरेंस अबाउट द वेदर द सैंपल्स हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशंस हैविंग द सेम मीन। ये भी बात बिल्कुल सही है, अनोवा का काम ही यही है कि भैया पता लगाओ कि क्या पॉपुलेशन सेम मीन से है या नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एथिकल प्रॉब्लम्स इन रिसर्च। क्या क्या एथिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, प्लेगरिज्म आ सकता है, कुर्शियन धमकी हो सकता है, बेनिफिसेंस हो सकता है, फिडिलिटी ये कहां से होगा भाई, डी तो नहीं होगा। आ जाओ ABC आंसर आपका। फिडिलिटी मतलब निष्ठा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। For open-ended questions, respondent can produce their own answers restriction of length। तो ये बात बिल्कुल सही है कि open-ended questions में respondent अपना आंसर को their own answer। हाँ ये बात बिल्कुल सही, कितना open-ended question में भाई साहब का फ्री रहता है, राइट, कि आप कितना बोलें ना बोलें वो आपके हिसाब से होगा, बिल्कुल सही है। The memory phenomenon of telescoping is not an issue of survey। क्या बात करो यार, ये तो गलत है। चलो तो पहला सही और दूसरा गलत। चलिए आइए अब मैच द फॉलोइंग। क्या है, केस स्टडी। केस स्टडी बोलते हैं ऐसा रिसर्च जो इन डेप्थ स्टडी करता हो, ठीक है। तो आ जाइए ए का थर्ड, ठीक है, ए का थर्ड आ गए जी सर। अब चलते हैं ऑब्जर्वेशनल। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च की अगर बात करें, ठीक है, तो ये होगा स्टडी ऑफ बिहेवियर्स इन द नेचुरल सेटिंग्स एंड इंटरवेंशन, ये बात है। एक्सपेरिमेंटल की बात करें तो ये मैनिपुलेशन है ना, और अगर लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो एक ग्रुप पार्टिसिपेंट्स को ओवर द टाइम अगर आप मेजर करते हैं तो इसको बोलते हैं। तो ए का थर्ड, बी का 2, सी का 4, डी का 1, यानी कि 4 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन इन रिसर्च हैज द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या क्या है, क्या फोटोकॉपी और रिसर्च क्या के लिए फोटोकॉपी कराएंगे भाई, गलत है, ये हटाओ, ये वाला हट गया। चलो थियरी, हाँ ठीक है, हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन, ठीक है, और डेटा एनालिसिस, फाइंडिंग, कंफर्मेशन और रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। ये बात, ये तीनों का तीनों प्रोसेस होगा, क्योंकि डिडक्शन में हम थ्योरी को टेस्ट करते हैं, तो थ्योरी को टेस्ट करने के लिए हमको डेटा कलेक्ट करना होगा, और फाइंडिंग्स और कंफर्मेशन ये बात पता चलेगा कि भाई रिजेक्ट हुआ या सेलेक्ट हुआ। तो ये बात बिल्कुल सही है, बी, सी और डी आंसर होगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में चलते हैं। कह रहा है गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट है। पहला
मिडिल रेंज थ्योरीज आर द फोकस ऑफ एम्पिरिकल इंक्वायरी। मिडिल रेंज थ्योरी क्या है, फोकस क्या है, एम्पिरिकल इंक्वायरी पर। ठीक है, चलो तो ये बात क्या है, सही है या गलत है, बताओ। सर ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है अनलाइक ग्रैंड थ्योरीज मिडिल रेंज थ्योरीज फंक्शन है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। ग्रैंड थ्योरीज की तरह मिडिल रेंज भी क्या है, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन पे काम करता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। चलो उसके बाद है 54, कह रहा है टी टेस्ट कैन बी टेस्ट मीन टी टेस्ट कैन बी टू टेस्ट मीन डिफरेंसेस बिटवीन टू ग्रुप। हाँ, टू ग्रुप के डिफरेंसेस को मेजर करने के लिए वो भी मीन का टी टेस्ट को यूज करते हैं। और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है, ANOVA कैन नॉट कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन, क्या बात कर रहे हो, ANOVA एनालिसिस ऑफ वेरिएंस नाम ही है जो कंपेयर कर सकता है। तो ये गलत है, ये सही है, यानी कि थर्ड नंबर 1 is true, उसके बाद सेकंड इज फॉल्स। चलो आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एथिकल प्रिंसिपल्स इन रिसर्च। भाई एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, एक तो रेस्पेक्ट होना चाहिए पार्टिसिपेंट्स के लिए, अगर आपके पास कोई पार्टिसिपेंट्स काम कर रहे हैं रिसर्च में, तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए, जस्टिस फॉर पार्टिसिपेशन होना चाहिए, यानी कि ABC। वॉलंटरी डिसेप्शन, धोखा तो होगा नहीं, कोर्सिव होगा नहीं, तो ABC होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 56, 56 क्या कह रहा है, in case our research study leads to generation of more research then we will say that it contain heuristic value। तो क्या बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है कि अगर केस इन द केस ऑफ रिसर्च स्टडी जनरेशन मोर रिसर्च क्या बोल रहा है, लीड्स टू जनरेशन ऑफ मोर रिसर्च, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च आपको दिखेगा, देन वी विल से क्या कंटेन ह्यूरिस्टिक वैल्यू, कि ह्यूरिस्टिक वैल्यू देगा, ओवरऑल एस्पेक्ट्स की बात करेगा। बिल्कुल सही है। द डिस्कशन सेक्शन डज नॉट अलाउ फ्रीडम एंड, क्या बात करो यार, डिस्कशन सेक्शन जो अलाउ करता है कि आप अपने तरह से लिख सकते हैं, रिसर्चर को बोल सकते, रिसर्चर को अलाउ करता है कि भैया आपको डिस्कशन सेक्शन में जो मैंने वो लिखिए, जो आपका ऑथेंटिक आया है वो लिखिए, जो मैंने वो नहीं, है ना, तो ये तो गलत होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है डज नॉट अलाउ, यहाँ अलाउ करता है, तो पहला आंसर सही, दूसरा गलत, यानी कि थर्ड नंबर। चलिए उसके बाद चलते हैं, आइए 57, which of the following are the disadvantage of the online research। ऑनलाइन रिसर्च का डिसएडवांटेज क्या है, ऑनलाइन रिसर्च इज एक्सपेंसिव, तो ये डिसएडवांटेज थोड़ी है ना, बिल्कुल नहीं, तो ये तो नहीं होगा। चलो उसके बाद अगर हम बात करें तो सैंपल्स कैन बी स्मॉल एंड स्क्यूड, ये हार्ड डिसएडवांटेज है, बहुत सैंपल है, मतलब छोटा हो जाता है और स्क्यू हो जाता है। देयर कैन बी एक्सेसिव टर्नओवर ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी डिसएडवांटेज है। टेक्नोलॉजिकल इश्यूज में भी लीड टू इनकंसिस्टेंट, ये भी है। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट रिजिड होते हैं, नहीं, ये तो नहीं है, बी सी और डी आंसर हो जाएगा इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 58 में आइए, कह रहा द क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस गवर्न्ड बाय द कोडिफाइड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस। क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस गवर्न्ड है कोडिफाइड प्रिस्क्रिप्शन, नहीं सर, कोडिफाइड प्रिस्क्रिप्शन मतलब आप स्ट्रक्चर्ड वे में बोल रहे हैं, और स्ट्रक्चर्ड क्वालिटेटिव डेटा कभी नहीं करता है, तो ये तो गलत हो गया। कह रहा है क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस हैज मेनी अप्रोचेस ऑफ विच द ग्राउंडेड थ्योरी इज इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही बात है, ग्राउंड थ्योरी के लिए जो इंपॉर्टेंट है क्वालिटी डेटा, वो जो है बहुत सारे अप्रोचेस के पास अवेलेबल है, तो पहला गलत, दूसरा सही। चलिए 59, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है सबसे पहले अगर हम बात करें तो कह रहा है क्वालिटी रिसर्च हैज इट्स ओन प्लेस इन मेनी एरियाज ऑफ स्टडी। बिल्कुल सही बात है, क्वालिटी रिसर्च का अपना एक अलग प्लेस है बहुत सारे एरियाज में। कह रहा है क्वालिटेटिव स्टेट हैव नो प्लेस इन सोशल साइंस, क्या बात कर रहे हो, क्वालिटेटिव स्टेट का भी प्लेस है सोशल साइंस में, तो बी गलत हो गया, तो बी वाला हटा दीजिए। आइए अब क्या है, सी देखते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च शुड बी टोटली सेग्रीगेटेड, नहीं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च को अगर आप बिल्कुल अलग कर देंगे तो बहुत सारे ऐसे जगह में आपको क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, बहुत जगह में क्वालिटी की जरूरत पड़ती है। क्वांटिटी मतलब डेटा और क्वालिटी मतलब जो ओपन होता है ना, तो दोनों की जरूरत पड़ती है, तो आप इसको सेग्रीगेट कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए, डी और ई। सॉरी, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं, कह रहा है इन क्वांटिटेटिव रिसर्च डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स आर एम्प्लॉयड, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। इन क्वालिटेटिव रिसर्च द स्कोप ऑफ इंक्वायरी इंक्लूड्स ब्रॉड थीमेटिक कंसर्न, ये भी बात बिल्कुल सही है, दोनों का दोनों बिल्कुल सही है, तो आंसर ये होगा 1। क्वेश्चन नंबर 61 में आइए, क्या कह रहा है, इन केस the focus research is to improve a school in which the students are participants and research supervisors are the teachers, the basic research termed as, इसको बोलते हैं भैया एक्शन रिसर्च। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी एक्शन रिसर्च की बात होगी ना, तो वो हमेशा इंप्रूवमेंट की बात करेगा, एक रिसाइकल की बात करेगा, प्लान एक्ट रिसर्च है ना, ये रिफ्लेक्ट वाला, प्लान एक्ट रिजर्व रिफ्लेक्ट ऐसे कुछ है ना, जी सर, ये एक सर्कल इसकी बात करेगा। चलिए उसके बाद चलता है 62 में, कह रहा है सिलेक्शन और असाइनमेंट ऑफ ग्रुप्स आर पीपल इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअल रिस्पोंडेंट्स
बेस्ड ऑन द मेंबर ऑफ ए ग्रुप लोकेशन और सम अदर आइडेंटिफाई वेरिएबल ऑफ फॉर सैम्पलिंग इज नॉन एज। इसको क्लस्टर सैम्पलिंग बोलते हैं। कैसे कि भैया क्या किए, पूरा सैंपल ले लिए हम, सब सैंपल है, इसमें से 3-4 ग्रुप बना दिए 10-10 लोग का, मान लो 30 है यहाँ पे तो 10-10 का बना लिए और 10 में से कोई एक भी उठा लिए, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। चलो लीजिए जी, आपका 62 क्वेश्चन यानी 62 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स के हो गए कंप्लीट, है ना। और कोई दिक्कत परेशानी? सर नहीं सर। अगर आपको ये चीज़ पसंद आए शेयर करिए, है ना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और खुश रहिए, मस्त रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।